चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। इस चैप्टर के अंदर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, इसीलिए मैं माइंड मैप करवा देता हूं ताकि आपको छोटे छोटे आंसर मिल जाए और चैप्टर कैसे याद रखना है इसका आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइस राइज क्या होती है। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग छोटे थे तब हमने देखा कि पेट्रोल का प्राइस कुछ 60-65 रुपए लीटर था। अब जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि हर साल प्राइस बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का। तो क्या हो रहा है पेट्रोल की प्राइस के अंदर कि कंटिन्यूअस पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। हम लोग इसी सिचुएशन को बोलते हैं प्राइस राइज। देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस हैं, सबके दाम अगर कंटिन्यूअस बढ़ते जाएंगे तो हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं प्राइस राइज की सिचुएशन। याद रखना कि सबके दाम कंटिन्यूअस बढ़ रहे होंगे तभी बोलेंगे हम लोग प्राइस राइज की सिचुएशन। जैसे अभी कोरोना आया था उसके अंदर सैनिटाइजर और मास्क के दाम बढ़े थे तो हम लोग उनको प्राइस राइज के अंडर में नहीं गिनते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस याद रखना। आगे देखो, प्राइस राइज जो है वो गुड भी होता है और प्राइस राइज जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यानी प्राइस राइज गुड भी है देश के लिए, प्राइस राइज बैड भी है देश के लिए। इसको फट से जान लेते हैं। अगर प्राइस राइज स्टेबिलिटी के साथ होगी तो वो अच्छा है। अगर प्राइस राइज स्टेबिलिटी के साथ हो रही है तो बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। मतलब एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देगा। उसके प्रोडक्ट की कीमत थी 10 रुपए, अब वो 15 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइस राइज की वजह से बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा तो वो और ज्यादा सामान प्रोड्यूस करेगा, यानी हायर प्रोडक्शन होगा। जब ज्यादा सामान बनेगा तो लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी। अब एक बिजनेसमैन जब प्रॉफिट कमा रहा होगा तो वो अपने एम्प्लॉय को अच्छी वेजिस और सैलरी पे करेगा। जब एक एम्प्लॉय को अच्छी वेजिस और सैलरी मिलेगी तो उसका जीने का तरीका भी अच्छा होगा, यानी इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये सारी चीज़ें जब अच्छी हो रही होगी तो देश की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो अच्छा है देश के लिए, देश के लोगों के लिए और इकोनॉमी के लिए। बट यहाँ पे एक वर्ड आया, हाइपर इन्फ्लेशन। जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है हम लोग उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कोई भी सामान 10 रुपए का मिलता था, अचानक से वो सामान अब 20-25 रुपए का मिलने लगे तो वो कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन। और ऐसी चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बेकार है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। ध्यान देते रहना, मैं पक्का सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। अब प्राइस राइज की वजह से प्रॉब्लम कैसे हो रही है, तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो ये यहां से आप जोड़ लो। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से मनी लूज वैल्यू, ये समझ में ही नहीं आया होगा। देखो जब मैं छोटा था तो मुझे 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिलती थी। 1 रुपए की कितनी पानी पूरी मिली, 4। यानी मैंने 1 रुपए दिए, मेरे को 4 प्रोडक्ट मिला। आज के टाइम पे आप लोगों को मैं बोलूं जाओ जाकर 4 पानी पूरी खरीद के लाओ, आप बोलोगे कि भैया 10 रुपए दे दो हमको। मेरे बचपन में 1 रुपए का 4 पानी पूरी मिला, आपके बचपन में 10 रुपए की 4 पानी पूरी मिल रही है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि मनी ने अपनी वैल्यू खो दी। कि ज्यादा पैसे में कम प्रोडक्ट मिलने लगेगा तो मनी अपनी वैल्यू को खो देगी। तो ये पहला बुराई है प्राइस राइज का कि मनी ने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया। अब जब मनी अपनी वैल्यू को लूज करेगा और हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा देश के अंदर तो पुअर और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो प्राइस राइज को झेल सके। तीसरा, सेविंग डिक्रीज। अभी बात को समझना, मेरे बचपन में मैंने 10 रुपए गुल्लक में डाल दिए और मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस 10 रुपए की 40 पानी पूरी खाऊंगा। मैं बड़ा हो गया, अब मैं गया अपना गुल्लक तोड़ा। गुल्लक तोड़ने के बाद मैंने 10 रुपए निकाले और मैं गया पानी पूरी खाने। मैंने भैया को बोला ये लो 10 रुपए और 40 पानी पूरी बना दो। भैया ने बोला पागल पागल हो गए हो क्या, 10 रुपए की 4 पानी पूरी मिलेगी। तो मैंने बोला यार मैंने तो 10 रुपए सेव करके रखे थे कि मुझे 40 पानी पूरी मिल सके, आप बोले हो सिर्फ 4 मिलेगा। तो मेरे सेविंग की वैल्यू घट जा रही है, किसकी वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। आगे देखते हैं, असेंशियल गुड्स बिकम कॉस्टली। रोटी कपड़ा मकान सब कुछ महंगा हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, ये सारी चीजें जो हो रही है उससे हमारी इकोनॉमी वीक हो जाएगी और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस राइज यानी हाइपर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम देता है इकोनॉमी को और ये बुरा है हम सब लोगों के लिए।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस राइज होता क्यों है, रीजन फॉर प्राइस राइज। पहला जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी वजह से ब्लैक मनी की वजह से भी प्राइस राइज की प्रॉब्लम आती है, और स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजों की वजह से भी प्राइस राइज होती है। तो 3 कारण हमने देखा कि मनी की सप्लाई बढ़ रही है, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी प्राइस राइज हो रहा है। अब इंक्रीज इन मनी की सप्लाई के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। मनी की सप्लाई बढ़ जाने का मतलब ये है कि हम जैसे आम लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाना। क्या है मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब? आपके और हमारे पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ जाना। इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं कि मनी की सप्लाई बढ़ गई। अब हमारे हाथों में पैसा ज्यादा कैसे आ सकता है? तो अगर हमको सस्ते में लोन मिलेगा तो हम लोग ज्यादा जाके लोन निकालेंगे, हमारे हाथ में पैसा आ गया। अगर गवर्नमेंट मनी को प्रिंट करके हमको बांट देगी तो भी हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा। हम लोग वो बोलते हैं ना कि बैंक तो हमारा है, तो बैंक हमें पैसा छाप के दे क्यों नहीं देता है? अगर बैंक हमें पैसा छाप के दे देगा तो उससे महंगाई आएगी। कैसे आएगी वो मैं बताता हूं अभी। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंड मोर, यानी मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा करने लगेगी तो भी हमारे हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस राइज होगा। अब इन सारी चीजों को मैं समझाता हूं। देखो, मोर मनी, इन 3 स्टेप से हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। मोर मनी तो मोर डिमांड। हमारे और आपके पास जब ज्यादा पैसा होगा ना तो हम मार्केट में जाएंगे सामान खरीदने। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सामान खरीदने जाएंगे, मतलब कि मोर मनी मोर डिमांड, जिसकी वजह से प्राइस राइज। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। तो हमारे हाथ में पैसा आएगा, चाहे वो सस्ते लोन से आए, चाहे गवर्नमेंट हमको छाप के दे दे, चाहे गवर्नमेंट कोई काम जनरेट करे और काम जनरेट करने की वजह से हमारी इनकम अचानक से बढ़ जाए। ये तीनों केस में हो क्या रहा है कि हमारे हाथ में मोर मनी आ रहा है, जिसकी वजह से हम मोर डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। शॉर्ट में इतना समझो। डिटेल में समझना है तो मेरी एक वीडियो है उसमें जाना, मैंने ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझाया है। अभी हम कर रहे हैं माइंड मैप, तो इतना काफी है। अब सेकंड जो तरीका है जिसकी वजह से प्राइस राइज बढ़ता है वो है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। हिडन अनटैक्सड मनी। हम लोगों ने पैसा कमाया और उस कमाए हुए पैसे पे हम लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा और उस पैसे को हमने छुपा लिया। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी की सिचुएशन। अब इस ब्लैक मनी से हम लोग खरीदते क्या है? गोल्ड और लैंड जैसी चीजें खरीदते हैं। पर भैया ब्लैक मनी से प्राइस राइज कैसे हुआ? देखो, कुछ लोगों ने क्या किया, टैक्स नहीं भरा, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? लेस टैक्स मिलेगा। क्या होगा गवर्नमेंट के साथ? उनको टैक्स नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तुम लोग जो सामान खरीदते हो ना, हम लोग उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग चोरी कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे की कमी आ रही है। देश को संभालने के लिए हमको चाहिए था 100 रुपए और हमने कितना कलेक्ट किया? 70 रुपए। तो अब जो प्रोडक्ट और सर्विस तुम लोग खरीद रहे हो हम लोग उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। मतलब कि जो सामान आपको 10 रुपए का मिल रहा था अब वो 13 रुपए का मिलेगा। हो गया प्राइस राइज। कुछ लोगों ने टैक्स की चोरी की जिसकी वजह से गवर्नमेंट सारे प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। तो हमको वो चीजें कैसे मिलेगी? महंगी मिलेगी। 10 रुपए की चीज अब हमको 13 रुपए की, 15 रुपए की मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। तो हो गया प्राइस राइज। तो इस तरीके से ब्लैक मनी से प्राइस राइज होता है। अब जो तीसरा कारण था स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। स्मगलिंग को समझते हैं, इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम लोगों ने चाइना से इंडिया में सामान मंगाया तो इंडिया में हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, बट हमने क्या किया? टैक्स नहीं पे किया। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्मगलिंग। अब आपको पीछे ही मैंने समझाया कि आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, जिससे हमको सारे प्रोडक्ट महंगे मिलने लगेंगे। तो स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ लोगों ने जब बाहर देश से सामान मंगाया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा तो उसको हमने बोल दिया स्मगलिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अब सबको भुगतना पड़ेगा। अब हम लोग सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगा देंगे और वो महंगा मिलेगा आपको, और छुपाओ और करो चोरी। आगे देखो, होर्डिंग। होर्डिंग क्या है? हाइडिंग गुड्स टू सेल लेटर एट हायर प्राइस। 20 रुपए का प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है, 20 रुपए का प्याज 200 रुपए किलो हो जाता है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। मान लो कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास जो प्याज था उसने उसको छुपा के गोडाउन में रख दिया। जब सब्जी का ठेले वाला प्याज लेने उस बिजनेसमैन के पास पहुंचा तो उसने बोला भैया मुझे 10 किलो प्याज दे दो। तो बिजनेसमैन ने ठेले वाले को बोला भैया प्याज तो है ही नहीं, प्याज तो खत्म हो गया। वो बोला अच्छा ठीक है चलो। अब जब ठेले वाला हमारी सोसाइटी में आया तो हमारी मम्मियों ने बोला कि प्याज दे देना ना 1 किलो। तो ठेले वाले ने मम्मी लोगों को बोला
आंटी प्याज तो है ही नहीं, खत्म हो गया। मम्मी लोगों ने बोला ठीक है। मम्मी लोगों ने दूसरे दिन मांगा, तीसरे दिन मांगा, चौथे दिन मांगा, ऐसे मम्मी लोगों ने 10 दिन तक ठेले वाले से बोला हमको प्याज लाके दो, कहीं से भी लाके दो। तो ठेले वाला गया किसके पास? बिजनेसमैन के पास। उसने बोला भैया मुझे कैसे भी प्याज लाके दो, आंटी लोग रोज मांगती हैं। तो बिजनेसमैन बोलेगा कि ठीक है, आपको प्याज तो मैं दे दूंगा, बट 1 किलो प्याज आपको पड़ेगा 80 रुपए का। तो ठेले वाला बोलेगा यार दे दो, आंटी लोग बहुत जान खा रही हैं, रोज ही प्याज मांगती हैं। तो अब ठेले वाला पहुंचा सोसाइटी में प्याज लेके। मम्मी लोगों ने बोला लाओ भाई 80 रुपए किलो है, लाओ दे दो, कम से कम मिल तो रहा है, हम लोग ले लेते हैं प्याज। अब समझ में आया कि वो बिजनेसमैन ने प्याज को गोडाउन में क्यों छुपाया था? क्योंकि उसको 20 रुपए का प्याज बेचना था, कितने का? 80 रुपए का। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होर्डिंग का प्रोसेस। अब आ जाता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या है? सेलिंग स्केयर गुड्स सीक्रेटली एट हाई प्राइस। जो भी प्रोडक्ट स्केयर है मतलब उसकी कमी है, उस चीज को सीक्रेटली ज्यादा दाम पे बेचने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पूरे स्टेडियम में सिर्फ 100 सीट बाकी है और वो 100 सीट की टिकट मैंने खरीद ली। क्लियर हो गया? इंडिया पाकिस्तान का मैच है और 100 ही सीट बची थी, वो 100 सीट की टिकट मैंने खरीद ली। मुझे मालूम है कि ये जो 100 सीट है अब क्या हो गई है? स्केयर हो गई है। पूरे स्टेडियम में 100 सीट की टिकट मेरे पास है। अब लोग जब मुझसे खरीदने आएंगे कि भैया मुझे 5 टिकट दे देना, तो जो टिकट मैंने 1000 रुपए की खरीदी थी अब मैं उसको बेचूंगा 5000 रुपए में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो प्राइस बढ़ गई, 1000 रुपए की टिकट कितने की मिली? 5000 रुपए की। सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हमारे उधर होता है तो इंडियन रेलवे की टिकट में। जब वैकेशन का टाइम आता है ना, तो 1000 रुपए की टिकट 3-3, 4-4 हजार रुपए में लोगों को खरीदना पड़ता है। तो ये जो चीज हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपने देख लिए कि किन किन कारणों से प्राइस राइज होते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप टू कंट्रोल प्राइस राइज। प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप दिख रहे हैं। मॉनेटरी मेजर्स लिया जाता है, फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग किया जाता है, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस किया जाता है। ये यहाँ पे मैंने आपका माइंड मैप रेडी कर दिया है, टेंशन मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा मैं। अब पहला मॉनेटरी मेजर्स को देख लेते हैं। हम सबको पता था कि लोन हमको सस्ते में मिला तो हम सब ने पैसा निकाल लिया बैंक से और उस पैसे को ले जाके हम खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा था, जिसकी वजह से प्राइस राइज बढ़ रहा था। तो आरबीआई या गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी कि भैया जो अब बैंक से लोन मिलेगा उसका जो इंटरेस्ट है वो महंगा कर देंगे। जब आपको महंगे पे लोन मिलेगा तो कोई भी लोन नहीं लेगा। जब कोई लोन ही नहीं लेगा तो किसी के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो आप मार्केट में कुछ खरीदने ही नहीं जाओगे। जब आप मार्केट में कुछ खरीदने ही नहीं जाओगे तो किसी चीज की डिमांड होगी ही नहीं। जब किसी चीज की डिमांड होगी नहीं, या तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी या तो उसकी प्राइस स्टेबल हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है प्राइस राइज को कंट्रोल करने का। दूसरा, स्टॉप प्रिंटिंग एक्स्ट्रा मनी। गवर्नमेंट बोली हम एक्स्ट्रा मनी छापेंगे ही नहीं। देश के अंदर अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो हम 100 रुपए ही छापेंगे, उससे ज्यादा हम छापेंगे ही नहीं। हमने ज्यादा पैसा छापा, लोगों को बांटा, तो हमने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। तीसरा, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट बोली कि अब हम लोग आराम आराम से रोड बनाने पे, रेलवे के अंदर, एयरपोर्ट बनाने में खर्चा करेंगे। अगर हम लोग जल्दी जल्दी खर्चा करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो हमने देखा कि वो बाजार में जाके चीजें खरीद रहे हैं और उसकी वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन देख रहे हैं इनकी इनकम बढ़ गई है और इनको अभी के अभी सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? महंगे पे बेचते हैं। तो गवर्नमेंट बोली कि हम धीरे धीरे सारी चीजों पे खर्चा करेंगे, हम अगर तेजी से खर्चा कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये पहला तरीका था प्राइस राइज को कंट्रोल करने का। यहाँ पे देखो फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है वो मैं आपको फट से समझा देता हूँ। हम लोग टैक्स भरते हैं, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए खर्चा करती है। इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। लोगों के द्वारा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्स, उस टैक्स का पैसा हमारे वेलफेयर में लगाया जाता है। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट कट एक्सपेंस, अभी ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे समझाया, गवर्नमेंट क्या करेगी कि धीरे धीरे खर्चा करेगी। धीरे धीरे खर्चा क्यों करेगी? ताकि लोगों के हाथ में जल्दी से पैसा ना जाए, वरना वो क्या करेंगे? प्राइस राइज ला देंगे। इंक्रीज और एड न्यू टैक्स। मान लो एक इंसान के पास 100 रुपए था और वो 100 रुपए खर्चा कर दे रहा था। अभी मान लो एक इंसान के पास 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने बोला 30 रुपए टैक्स हमको दे दे, तो उसके पास खर्चा करने को कितना है? 70 रुपए। तो जो बिजनेसमैन है वो ये देख रहा था, जब एक इंसान के पास 100 रुपए था तो वो अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहा था। अब उसने देखा कि उसके पास 70 रुपए है तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस 70 रुपए कर देगा।
हो गया ना प्राइस राइज कम टैक्स की वजह से। गवर्नमेंट अगर 30 रुपए नहीं लेती तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होती 100 रुपए। अब कितनी बची है 70 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्स लगा के लोगों के हाथों से पैसा छीन लेगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे। जब वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्राइस अपने आप स्टेबल हो जाएगी। दुकानदार देखेगा इनके पास पैसा नहीं है तो 100 रुपए वाली चीज 70 में भी मिलेगी। आगे देखते हैं, रिड्यूस पीपल परचेसिंग पावर और प्राइस टेबल। ये दोनों स्टेप क्यों लिया गया? ताकि हम लोग लोगों की परचेसिंग पावर यानी उनकी खरीदने की औकात को कम कर देंगे, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग। प्राइस रेगुलेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर रही है। कौन से? एसेंशियल चीजों की, जैसे कि पेट्रोल, गैस और फूड। जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए गवर्नमेंट उसकी प्राइस को कंट्रोल करके बैठती है। हम लोग उसको बोलते हैं प्राइस रेगुलेशन। कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि सैनिटाइजर की कीमत बहुत बढ़ गई थी। वैसे तो सैनिटाइजर रोज यूज नहीं होता था, बट कोरोना के टाइम पे कैसा हो गया कि जिंदगी को जीने के लिए सैनिटाइजर हमको चाहिए ही था। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो सैनिटाइजर ये एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो सैनिटाइजर की प्राइस जो हो गई वो अपने आप कम हो गई। कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन उसका दाम बढ़ा ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो किस में आ गया? एसेंशियल प्रोडक्ट में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस रेगुलेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल करके बैठती है ताकि सारे लोग उसको खरीद सके। रेशनिंग मतलब गिव लिमिटेड गुड्स एट चीप रेट। राशन कार्ड की दुकान का नाम सुना है? राशन कार्ड की दुकान पे गरीबों को 2 से 5 रुपए किलो अनाज मिल जाता है। वही अनाज हमको 40 से 50 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राइस रेशनिंग। तो गरीबों को सस्ते दाम पे एसेंशियल प्रोडक्ट मिल सके, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं रेशनिंग का प्रोसेस। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट गरीबों को कि 1000 रुपए का सिलेंडर है 600 रुपए में ले जाओ। जो 400 रुपए का लॉस है वो गवर्नमेंट भरेगी, बट एक गरीब के पास सिलेंडर तो आ जाएगा। तो ये तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें मैं बहुत सिंपल सा समझा दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। हम लोगों को रिस्की और एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे प्राइस राइज होगी। डिटेल में समझना है, वीडियो जाके देखो, चैनल पे पड़ी हुई है डिटेल में। फोकस फंड ऑन फार्मिंग, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देश के अंदर प्राइस को स्टेबल रखना है हर चीजों की, तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए फार्मिंग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करेगी तो ये सारी चीजों के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से ऐसे समझो कि हमको ऐसी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जो चीज सबको चाहिए। जैसे हमको खाना चाहिए, हमको घर चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देश में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी। और ये सारी चीज़ें जब बनती रहेंगी इसका मतलब ये है कि इनकी सप्लाई हो रही है। जब इनकी सप्लाई अच्छे से होती रहेगी तो प्राइस राइज नहीं आएगा। आगे देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जहां पर खाना, शुगर, राइस सस्ते दाम पे मिलता है। पीडीएस क्या है? एक सिस्टम है जहां पे फूड, शुगर, राइस सस्ते दाम पे मिलता है। किसको मिलता है? पुअर को और मिडिल क्लास लोगों को। हमारे देश के अंदर जब भी होर्डिंग वाली या शॉर्टेज वाली चीजें आती है तो गवर्नमेंट इसी सिस्टम के थ्रू पूरे देशवासियों को खाना प्रोवाइड करेगी। आगे देखो, कीप प्राइस स्टेबल ड्यूरिंग क्राइसिस। मान लो कि हमारे देश के अंदर वॉर हो गया, उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज निकालेगी, पूरे देश में बांटेगी ताकि लोग भूखे ना सो सके। हेल्प फार्मर विथ फेयर क्रॉप प्राइस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो अनाज आ रहा है गवर्नमेंट सही दाम में फार्मर से खरीद लेती है, जिससे फार्मर को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्राइस राइज को कंट्रोल कर रही है और फार्मर की मदद कर रही है। अब इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है? नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बायर को नॉलेज देना है और बचाना है जो भी बिजनेसमैन अनफेयर तरीके से बिजनेस कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आगे देखो, स्टार्टेड बाय राफेल नैदर। ये कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो भी एक्टिविटी है किसने चालू किया था? राफेल नैदर ने। ये याद रख के चलना, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब देखो, हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस मैंने खरीदी मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए, उस कंडीशन में मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखो, हाउ कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर के साथ चीटिंग कैसे होती है? फॉल्स वेट एंड मेजर। एक कंज्यूमर को
कम वजन वाला सामान दे दिया जाए। पुरानी पिक्चरों में देखा है ना कि 1 किलो चीनी लेने गए तो 100 ग्राम का नीचे चुंबक चिपका हुआ था। आप लेने कितना गए हो? 1 किलो चीनी, मिला कितना? 900 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम का तो चुंबक चिपका हुआ था। तो फॉल्स वेट एंड मेजर, कंज्यूमर का कट गया। ओवर चार्जिंग एबो एमआरपी, मान लो कि एक वेफर की प्राइस है 10 रुपए और वो आपको 15 रुपए में बेचा गया, तो भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है। सेलिंग फेक और लो क्वालिटी गुड्स, एडिडास बोल के आपको एबिबास पकड़ा दिया गया, तो सेलिंग फेक और लो क्वालिटी गुड्स आपका काटा जा रहा है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, माउंटेन ड्यू पी के कोई भी माउंटेन पे नहीं चढ़ सकता है। अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट देख के आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपका कट रहा है। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये चीजें मैंने आपको प्राइस राइज में समझा दी है, तो ये मैं नहीं समझाऊंगा। अब आगे देखते हैं प्रिकॉशन ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, क्या क्या ड्यूटीज होती है कंज्यूमर की, या क्या क्या उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो चेक प्रोडक्ट क्वालिटी, सबसे पहले कंज्यूमर का ड्यूटी है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करे। उस पे जो लेबल है, वो लेबल के ऊपर जो चीज लिखा हुआ है उसको पढ़े, एक्सपायरी डेट को जाने। ये पहली ड्यूटी और प्रिकॉशन लेना चाहिए किसको? कंज्यूमर को। कंपेयर प्राइस, एक कंज्यूमर का हक है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है ऐसे और जो प्रोडक्ट मार्केट में है उनके साथ वो प्राइस को कंपेयर करें। हम लोग क्या होता है, शर्मा जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। कीप बिल और रिसिप्ट, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसका बिल आप मांगो और वो बिल को अपने पास रखो। अवॉइड फेक ब्रांड, आप लोग ही फेक ब्रांड को अवॉइड करो, वरना ये फेक ब्रांड मार्केट में फैलता जाएगा और उसकी लो क्वालिटी की वजह से कंज्यूमर को कभी ना कभी लॉस लेना पड़ेगा, नुकसान लेना पड़ेगा। रीड इंस्ट्रक्शन, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहिए। बाई फ्रॉम ट्रस्टेड शॉप, जिस पे ट्रस्ट हो उसी के पास जाके सामान खरीदो, वरना आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। रिपोर्ट फ्रॉड टू ऑथोरिटीज, कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो जाके आप उसकी कंप्लेन करो। ये सारी हमारी ड्यूटीज और प्रिकॉशन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि वाई कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर के साथ चीटिंग क्यों होती है? पहला जो है लैक ऑफ नॉलेज, कंज्यूमर को मालूम ही नहीं है कि उसके साथ चीटिंग हो जाए तो उसे करना क्या है, तो उसके साथ चीटिंग होती रहेगी। ब्लाइंड ट्रस्ट इन सेलर, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भैया वो कंपनी बेच रही है तो सही ही होगा, ऐसा मत करो, आप जांचो उस कंपनी के बारे में भी। ब्लाइंडली किसी भी सेलर के ऊपर भरोसा मत करो। वीक लॉ और एनफोर्समेंट, हमारे देश के अंदर सब लोग नेचुरल नेचुरल बोल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको देख रही है, कोर्ट भी इसको देख रही है, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इसीलिए कंज्यूमर के साथ अत्याचार हो रहा है कि वीक लॉज और एनफोर्समेंट। सेलर ग्रीड फॉर प्रॉफिट, एक बिजनेसमैन लालच कर रहा है, किसके लिए लालच कर रहा है? ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो वो कुछ भी बेचता है और किसी भी तरीके से बेचता है, तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो जाती है। आप ये सारी चीजें देख रहे होगे घर खरीदने में, न्यूज में देखते रहना कि घर का पैसा भरवा लिया बट टूटा हुआ घर दिया, बोला था 5 साल में घर बन जाएगा, 15 साल हो गए अभी तक कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई। तो इस तरीके से बिजनेसमैन लालच करता है प्रॉफिट बनाने के लिए और कंज्यूमर के साथ चीटिंग और एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है। अब कंज्यूमर के साथ चीटिंग होगी तो हमारे देश में कुछ एजेंसीज हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, ये एजेंसीज कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, हर एक स्टेट में स्टेट फोरम होता है और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टेट फोरम बोल दिया, तो आप स्टेट फोरम और स्टेट कमीशन कुछ भी बोल सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कमीशन कहाँ पे है? स्टेट में। नेशनल कमीशन कहाँ है? तो कंट्री में एक जगह पे होता है, यानी नेशनल लेवल पे होता है। अगर आपके साथ 20 लाख तक का घपला हो रहा है, एज अ कंज्यूमर आपके साथ 20 लाख तक का घपला हुआ, आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर आपके साथ 20 लाख से 1 करोड़ का घपला हो रहा है, आप जाओगे स्टेट कमीशन में। अगर आपके साथ 1 करोड़ से ज्यादा का घपला हो रहा है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन में। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी जजमेंट आया, अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आप अपील करने के लिए जाओगे स्टेट फोरम में। स्टेट फोरम में भी आप केस हार गए तो आप अपील करोगे नेशनल फोरम में। नेशनल फोरम में भी आप केस हार गए तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ये वाला भी क्लियर हो गया। अब एक चीज आ रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को समझते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। याद रखना ये, आप नहीं तो भूल जाओगे, और ये इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कौन से एक्ट के अंडर बनाया गया है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी 3 लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा आपको समझाता नहीं हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये स्टेट में होगा, ये नेशनल यानी सेंट्रल लेवल पे होगा। ये लोकल लोगों की मदद करने के लिए होगा। यहाँ पे जिसकी मदद नहीं हो पाएगी तब वो जाएगा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल में नहीं हो पाएगा तो वो जाएगा नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल का एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिसी गाइडेंस।
आपने जो पीछे 3 एजेंसी देखी, उन एजेंसी को पॉलिसी बनाने में मदद कौन करता है? नेशनल लेवल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पीछे जो आपने 3 एजेंसी देखी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये लोगों को पॉलिसी बनाने में मदद कौन करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। बेसिकली नेशनल लेवल वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो पॉलिसी बनाने में मदद करता है सारी 3 एजेंसियों के लिए। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का फंक्शन क्या है, तो ये लोग एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को। एजुकेट किसके अंदर करते हैं? तो कंज्यूमर का राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, इस बारे में कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाले। ये लोग कंप्लेंट फाइल करने में मदद करते हैं और ये लोग लॉ को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को, कोर्ट को एडवाइस भी देते हैं। कौन लोग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाले लोग। अब कंज्यूमर के पास राइट्स क्या क्या है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, टोटल 7 राइट है कंज्यूमर के पास। राइट टू सेफ्टी, कोई भी प्रोडक्ट से अगर उसको हार्म होगा तो वो केस कर सकता है उस कंपनी के ऊपर। ये कौन सा राइट है? राइट टू सेफ्टी। किसी भी कंज्यूमर के पास इतना हक है कि वो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी जान सकता है। किस राइट के तहत? राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। कंज्यूमर के पास ये हक है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को एक सस्ते दाम पे खरीद सके। मतलब एक मार्केट के अंदर उसको अलग अलग प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जैसे ओप्पो का फोन, वीवो का फोन, सैमसंग का फोन, आईफोन। ये क्या है कि उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सही दाम पे मिल रहे हैं। ये कौन सा राइट है? राइट टू चूज। ये कंज्यूमर का एक हक है। आगे देखो, रेज कंप्लेन, कंज्यूमर को कोई भी तकलीफ आती है तो वो कंप्लेन कर सके। ये कौन सा राइट है? राइट टू बी हर्ड। उसके बाद मान लो कि मैं ये पेन लेके आया, ये पेन टूट गया यानी डैमेज हो गया, तो कंपनसेशन फॉर लॉस। ये टूट गया तो कंपनी या तो मुझे इसके बदले में पैसे देगी या तो दूसरा पेन देगी। तो ये क्या है? राइट टू रेडरेसल, कि कोई भी लॉस होता है तो कंपनी उसको भर के देगी। लर्न अबाउट राइट, कंज्यूमर का एक ये भी हक है कि वो कंज्यूमर राइट्स के बारे में जाने। तो ये कौन सा राइट है? राइट टू एजुकेशन। आगे एक एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। हम लोगों को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, कि जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट है, फैक्ट्री उसको पूरी तरीके से बर्बाद ना कर दे। तो ये भी एक राइट है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइस राइट्स और कंज्यूमर अवेयरनेस वाले चैप्टर के अंदर सारे माइंड मैप करवा दिए। मैं अब आपको मिलूंगा 19 चैप्टर के माइंड मैप के साथ।